हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो में हमने प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स के बारे में स्टार्ट किया था और हमने कहा था कि हम अपनी अगली वीडियो में लेकर आएंगे प्यूरिफिकेशन टेक्निक का रिमेनिंग पार्ट, जिसमें सबसे पहले हमारा आता है डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन और दूसरा आता है हमारा क्रोमेटोग्राफी। तो हमने अब तक इससे पहले डिस्टिलेशन और ये सब पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन और क्रोमेटोग्राफी के बारे में। तो जैसा कि मैंने डिस्टिलेशन में बताया था कि डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डाउनवर्ड डिस्टिलेशन लिक्विड कंपाउंड्स के लिए जब नॉर्मली करते हैं। फ्रैक्शनल डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन में ऐसा नहीं है। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन में क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड या मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो एक्वस फेज में है, यानी कि वाटर के साथ वो मिक्स हुआ है। तो वाटर से उसे एक्सट्रैक्ट करने को ही हम डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन कहते हैं। तो अब जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनकी टेंडेंसी क्या होती है? उनकी टेंडेंसी होती है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना। तो डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन के लिए क्या करेंगे, ये हमारा, इसको हम बोलते हैं सेपरेटिंग फनल। इस सेपरेटर्स को क्या बोलते हैं? सेपरेटिंग फनल। तो हम सेपरेटिंग फनल का यूज करते हैं डिफ्रैक्शन। क्या करेंगे, जो एक्वस लेयर हमारी होगी वो एक्वस लेयर हम इसमें ले लेंगे। यहां पर एक स्टॉप कॉक लगी है, स्टॉप कॉक, जो कि इसके फ्लो को नीचे रोकती है। तो एक्वस लेयर को हम इसमें अपना ले लेंगे, जिसमें हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड डिसॉल्व है। ये हमारी एक्वस लेयर हमने इसके अंदर ले लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? एक्वस लेयर। ठीक, एक्वस लेयर इसके अंदर हमने ले ली। देन उसके बाद हम ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे, अपना ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। कंडीशन क्या है कि वो सॉल्वेंट एक्वस लेयर में मिसिबल नहीं होना चाहिए, पानी के साथ मिसिबल नहीं होना चाहिए। तो किस तरह का सॉल्वेंट हम लेंगे? चाहे तो इथाइल एसीटेट लेंगे, टॉलुइन लेंगे, हेक्सेन लेंगे, पेंटेन लेंगे, डाइक्लोरोमीथेन लेंगे, बेंजीन लेंगे। इस तरह के सॉल्वेंट हम लेंगे जो कि वाटर में सॉल्युबल नहीं है, मिसिबल नहीं है वाटर के साथ। अगर हम मिथेनॉल, इथेनॉल लेंगे तो वो वाटर की तरह पोलर सॉल्वेंट है और वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे, जैसे हमारा मिसिबल हो जाएंगे। जैसे हमारा कॉन्सेप्ट है लाइक डिसॉल्व लाइक। केमिस्ट्री में हम क्या समझते हैं? लाइक डिसॉल्व लाइक, जो जैसा है वो वैसे को अपने अंदर घोल लेता है। तो वाटर क्या है? वो पोलर सॉल्वेंट है। और मिथेनॉल, इथेनॉल, ये भी आइसोप्रोपेनॉल, ये भी पोलर सॉल्वेंट है। तो मिथेनॉल हायर एक्सटेंट, इथेनॉल थोड़ा सा कम, लेकिन मिसिबल है वाटर के अंदर। ठीक है, इथेनॉल को आप ऐसे समझ सकते हैं, सब वोडका, रम, बियर ये सब पीते ही हैं, तो उसमें इथेनॉल होता है, पानी मिला के उसमें पिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये मिसिबल सॉल्वेंट है। ऐसा कोई भी सॉल्वेंट नहीं हम लेंगे। सॉल्वेंट कौन सा लेंगे? जो मिसिबल ना हो वाटर के अंदर। तो यहां पर हम अपना ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले लेंगे। अप टू सपोज यहां इस एक्सटेंट तक हमने इसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भर लिया। तो अभी जो एक्वस लेयर में हमारा क्या है? एक्वस लेयर प्लस कंपाउंड, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारा, ठीक है, वो एक्वस लेयर के अंदर है। जब हम इसको ले लेंगे ऑर्गेनिक लेयर को, सपोज हमने ये कोई सॉल्वेंट ले लिया, इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट, ठीक है, इथाइल एसीटेट को हमने लिया। तो जब हम इसको लेंगे तो इस सेपरेटरी को हम शेक करेंगे। जब शेक करेंगे तो दोनों लेयर आपस में कोलाइड करेंगी। तो क्या होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, चूंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर के कंपैरेटिवली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल होता है, तो वो इस लेयर के अंदर आना शुरू हो जाएगा। तो वाटर के जो कंपाउंड के पार्टिकल, सपोज मैं मान लेता हूं, ये इसमें ऐसे डिसॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के पार्टिकल इसमें डिसॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये हमारा इसमें डिसॉल्व हो जाएगा। जब ये इसमें डिसॉल्व हो जाएगा, यानी कि वाटर से तो सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड कहां आ गया? ऑर्गेनिक लेयर में आ गया। जो हमारी सॉल्वेंट की लेयर है उसके अंदर आ गया। अब यहां आप सेपरेशन देख रहे हैं, वाटर नीचे है और इथाइल एसीटेट हमारा ऊपर है। तो एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जब हमने इथाइल एसीटेट लिया तो इथाइल एसीटेट की डेंसिटी जो है वाटर से कम होती है, 1 से कम होती है। किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की डेंसिटी हम विद रेस्पेक्ट टू वाटर चेक करते हैं। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1 होती है। तो वाटर के रेस्पेक्ट में इसकी डेंसिटी कम होती है, अराउंड 0.7 के आसपास होती है। तो ये वाटर के ऊपर फ्लोट करेगा। जबकि वहीं अगर आप डाइक्लोरोमीथेन लेंगे या मिथिलीन डाइक्लोराइड भी बोलते हैं उसको, उसकी डेंसिटी 1 से ज्यादा होती है। तो वो क्या होगा? एक्वस लेयर ऊपर आ जाएगी और ऑर्गेनिक लेयर नीचे चले जाएगी। अब हम इस स्टॉप कॉक का यूज करेंगे। इस स्टॉप कॉक को हम ओपन करेंगे तो नीचे से जो हमारा पहले एक्वस लेयर नीचे है तो उसका
फ्लो आना शुरू होगा, उसको हम एक कॉनिकल में अलग से कलेक्ट कर लेंगे। और जब ये पूरा एक्वस लेयर निकल जाए, पूरी लेयर आपकी यहाँ सेपरेशन दिख रहा है, ये सेपरेट लेयर निकल जाए तो ये भी स्लोली स्लोली नीचे रन करेगा। जब ये निकल जाए, यहां तक पूरा निकल जाए और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट रह जाए, तो उस कॉनिकल को हम हटा देंगे और दूसरे में अपना ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कलेक्ट कर देंगे, जिसके अंदर हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये एक टेक्निक है ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक्वस फेज से सेपरेट करने की या प्यूरिफाई करने की। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रैक्शन। अब ये कंपाउंड सिंगल भी हो सकता है, अगर आपकी रिएक्शन सिंगल स्पॉट कन्वर्जन हुआ है, यानी कि जो भी आपने स्टार्टिंग मटेरियल लिया और उसको रिएक्ट कराया किसी रिएजेंट के साथ में, और आपको प्रोडक्ट जो मिला वो सिंगल प्रोडक्ट मिला, स्टार्टिंग पूरा कंज्यूम हो गया, तो आपका सिंगल स्पॉट भी हो सकता है। आपको फर्दर प्यूरिफिकेशन की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको सिर्फ सेपरेशन टेक्निक से, आपने डिफरेंशियल से एक्सट्रैक्शन टेक्निक से आपने उस कंपाउंड को प्यूरिफाई कर लिया, उस लेयर से बाहर निकाल लिया और उस कंपाउंड को कंसंट्रेट, ऑर्गेनिक लेयर को क्या करेंगे हम? कंसंट्रेट कर देंगे, इवोपरेट कर देंगे सॉल्वेंट को, तो हमें प्रोडक्ट अपना मिल जाएगा। तो ये एक टेक्निक हो गई प्यूरिफिकेशन टेक्निक, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन टेक्निक। अब इसके बाद अगर कहीं मिक्सचर ऑफ कंपाउंड, सपोज हमारे 2-3 स्पॉट बने, स्पॉट टू स्पॉट कन्वर्जन नहीं हुआ, 2-3 स्पॉट बने, तो वहां पर हमें प्यूरिफिकेशन करना है कंपाउंड का। तो प्यूरिफिकेशन वहां की एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है, और उस टेक्निक में क्या होता है, वो उसमें हम क्या अप्लाई करते हैं? क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी को अब हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा सेकंड पॉइंट क्या है? प्यूरिफिकेशन टेक्निक का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी, क्रोमा से समझ में आ रहा होगा, क्रोमा होता है कलर, कलर का सेपरेशन। ठीक है, ग्राफी मतलब लिखना, डिफरेंट डिफरेंट कलर से, मतलब ग्राफी मतलब लिखना और क्रोमा मीन्स कलर। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट कलर का सेपरेशन होता है इसमें। ये सबसे पहले जो यूज किया गया था कलर सेपरेशन के लिए यूज किया गया था, वही जिसका नाम क्रोमेटोग्राफी पड़ा। ठीक है, इसके अंदर क्रोमोफोर होते हैं। अब इसका प्रिंसिपल क्या है? सब इंपॉर्टेंट चीज है इसका प्रिंसिपल समझना। इसमें 2 चीज होती है, एक एड्सॉर्बेंट और एक एड्सॉर्बेट। ठीक है, एड्सॉर्बेंट क्या होता है? जो किसी चीज के ऊपर एड्सॉर्ब होगा, और एड्सॉर्बेंट जो एड्सॉर्बेट को अपने ऊपर अपने सरफेस पे एड्सॉर्ब कर रहा है वो। तो उसमें 2 चीज आपको मैंने टर्म, एक एड्सॉर्ब, इसके लिए आपको समझना जरूरी है एड्सॉर्ब और एब्सॉर्प्शन फिनोमिनन। एड्सॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि दोनों में सिर्फ फर्क क्या है? एड्सॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन, डी और बी का। तो एड्सॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन में डिफरेंस क्या है? आप इसको ऐसे समझिए, ये एक सरफेस फिनोमिनन है पूरा का पूरा। जो भी चीज एड्सॉर्ब होगी वो उसकी सरफेस पे एक लेयर, एक कोटिंग बना देगी। एग्जांपल, आप वॉल्स के ऊपर या किसी मेटल सरफेस के ऊपर पेंट करते हैं, तो वो पेंट क्या उस मेटल सरफेस के, मेटल के अंदर चला जाता है? नहीं जाता, वो उसकी सरफेस पे एक कोटिंग बना लेता है। तो इसको एड्सॉर्ब, आप मान लीजिए कि एड्सॉर्प्शन। ठीक उसी तरह एब्सॉर्प्शन में क्या होता है? ये रिवर्स फिनोमिनन है, कैपिलरी एक्शन होता है, और पूरे के पूरे मटेरियल के अंदर, जैसे आप कोई स्पंज ले और स्पंज को वाटर के ऊपर रखे, तो वो पूरा का पूरा वाटर क्या करता है? एब्सॉर्ब कर लेता है, और नीचे से उसने एब्सॉर्ब किया और आपको ऊपर भी वेट फील होगा। ठीक है, क्यों फील होगा वो वेट? क्योंकि उसने पूरी उसके वॉल्यूम के अंदर पानी एब्सॉर्ब हो गया है, वाटर एब्सॉर्ब हो गया है, तो उसको क्या बोलते हैं? एब्सॉर्प्शन। तो समझ में आ गया एड्सॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है? एड्सॉर्प्शन क्या है? सरफेस फिनोमिनन है, एब्सॉर्प्शन क्या है? वॉल्यूम फिनोमिनन है। तो इस चीज को समझना जरूरी है। तो अब क्या होगा कि एड्सॉर्ब होता है मटेरियल, जो हमारा कंपाउंड है वो एड्सॉर्ब होता है किसी सरफेस के ऊपर। तो अब किसी भी कंपाउंड के एड्सॉर्प्शन की टेंडेंसी अलग अलग होती है। कोई कंपाउंड हाईली एड्सॉर्ब होता है, कोई कंपाउंड लेस एड्सॉर्प्शन फिनोमिनन होता है किसी कंपाउंड के अंदर। तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस होता है हमारा कॉलम क्रोमेटोग्राफी या क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी का क्या कॉन्सेप्ट है? बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द रेट एट विच द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर मूव थ्रू ए पोरस मीडियम। पोरस मीडियम क्या है? स्टेशनरी फेज। हमारा कोई भी पोरस मीडियम स्टेशनरी फेज के अंदर से कोई भी कंपाउंड का मिक्सचर फ्लो करने का जो डिफरेंस, रेट का डिफरेंस है। सपोज कोई कंपाउंड बहुत तेजी से फ्लो करता है पोरस मीडियम से या स्टेशनरी फेज से, कोई कंपाउंड
बहुत स्लो मूव करता है। वो क्यों मूव करता है? क्योंकि एड्सॉर्बेंट टेंडेंसी किसी की ज्यादा है, किसी की कम है। जिसकी टेंडेंसी ज्यादा है वो उसको क्या करेगी, जो स्टेशनरी फेज है वो होल्ड करके रखेगा लॉन्ग ड्यूरेशन तक। जब होल्ड करके रखेगा तो उसका मूवमेंट स्लो होगा। जिसकी एड्सॉर्बेंट कैपेसिटी कम है, टेंडेंसी कम है, उसको जो स्टेशनरी फेज है वो उसका रिटेंशन टाइम, उसका होल्डिंग टाइम बहुत कम होगा, वो जल्दी फ्लो करेगा नीचे। तो इस तरीके से सेपरेट सेपरेट बैंड बनते हैं उनके। किस पे डिपेंड करता है? एड्सॉर्बेंट टेंडेंसी पे। एड्सॉर्ब कितना हुआ उस टेंडेंसी पे डिपेंड करता है। इसका यही इसका फिनोमिनन है। दो फेज होते हैं इसमें, एक मूविंग फेज, एक स्टेशनरी फेज। और ये सब फिनोमिनन होता कैसे है? एक बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ ए सॉल्वेंट फ्लो। एक मूविंग फेज के इन्फ्लुएंस में ये सब फिनोमिनन होता है। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, अब एक क्रोमेटोग्राफी जो है होती है, ये दो तरह की होती है आपकी। एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, पार्ट ए इसका क्या है? एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी जिसके बारे में मैं अभी इतना देर से बोल रहा था। और सेकंड इसका बी पार्ट आता है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी को जब हम पढ़ेंगे तो एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में आपके दो पार्ट हैं। फर्स्ट जो आता है वो है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। और दूसरा है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो पहला क्या है? एड्सॉर्ब, दो पार्ट है क्रोमेटोग्राफी के, एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, दूसरा पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। उसमें एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी को जब लेंगे हम तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ये दो पार्ट आते हैं। और जो आपका ये पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है, इसके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट आते हैं। लेकिन हम नॉर्मली क्या पढ़ेंगे अपनी क्लास के अकॉर्डिंग, हम सिर्फ पढ़ते हैं यहां पर पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसमें आता है गैस क्रोमेटोग्राफी और हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी इसके अंदर आता है। जो इंस्ट्रूमेंटेशन का पार्ट है वो हायर एजुकेशन में जब आप जाएंगे वहां आपको पढ़ने को मिलेगा। यहां आपको उसकी जरूरत नहीं है, यहां पर आपके लिए पेपर क्रोमेटोग्राफी तक लिमिटेड रहेगा। ठीक है, अब कॉलम क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, तो सबसे पहले हम इसमें लेंगे कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो भैया मैंने बताया था कि दो फेज होते हैं, एक स्टेशनरी फेज और एक मूविंग फेज, जिसको हम मोबाइल फेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, मोबाइल फेज भी बोल सकते हैं, मूव या मोबाइल। मोबाइल मतलब क्या? जिसका जो चल सकता हो। तो अब क्या होता है कि एक ब्यूरेट जैसा एक एपरेटस इसके अंदर हम यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉलम, ग्लास कॉलम। वो ब्यूरेट जैसा एक एपरेटस होता है। किसी किसी में ऊपर बल्ब भी होगा, कहीं कहीं पर बल्ब भी नहीं होगा। तो मैं नॉर्मल ब्यूरेट जैसा एपरेटस बना देता हूं, जिसमें नीचे एक स्टॉप कॉक लगी होती है। तो इसमें क्या होता है, सबसे नीचे जो है हम या तो ग्लास वुल या नॉर्मल वुल, अपनी कॉटन या ग्लास वुल इसके अंदर भर देते हैं, ताकि नीचे से कुछ भी ना निकले। ठीक है, कोई भी सॉलिड फेज जो हम है वो इससे ना निकल पाए। इसको हम क्या बोलते हैं? वुल या ग्लास वुल।
या कॉटन और कॉटन, ये इसके अंदर भर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम इसमें जो हमारा स्टेशनरी फेज है वो एल्यूमिना, सिलिका या मैग्नीशियम ऑक्साइड, कुछ भी हो सकता है, एल्यूमिना, सिलिका या मैग्नीशियम ऑक्साइड हम इसके अंदर भर देते हैं। यहां पर छोटे छोटे पार्टिकल, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं पूरे। ये इसमें कंप्लीटली फिल कर देते हैं एक सर्टेन हाइट तक। ये हमारा क्या है, स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसके बाद हम इस स्टेशनरी फेज से, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं। अब यहां पर हमारे कंपाउंड फिलिंग की दो मेथोडोलॉजी रहती है। एक क्या करते हैं कि हम अपने कंपाउंड को डिसॉल्व करेंगे, अपने कंपाउंड को क्या है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करेंगे, या मिक्सचर ऑफ कंपाउंड को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के ऊपर डिसॉल्व करेंगे, और डिसॉल्व करने के बाद क्या करेंगे, उस कंपाउंड को लोड कर देंगे इसके अंदर, जिसको हम बोलते हैं लिक्विड लोडिंग, ठीक है। स्लोली स्लोली वॉल्स के थ्रू चारों तरफ से इसके अंदर डाल देंगे। तो क्या होगा, अब कंपाउंड एक लिक्विड फेज के अंदर गया है, मोबाइल फेज के अंदर गया है, तो उस इससे थ्रू परकुलेट करेगा। या तो ये सॉलिड फेज आपका क्या है, सिलिका मान लीजिए, SiO2 सिलिका, इसको क्या बोलते हैं हम, सिलिका। इसको मोबाइल स्टेशनरी फेज को, सिलिका को हमने लिया। तो जब इसमें हम लिक्विड लोडिंग करेंगे तो वो फ्लोट करेगा, इसके अंदर से परकोलेट करेगा, धीरे धीरे सॉलिड फेज से परकोलेट करेगा। अब क्योंकि वो मिक्सचर ऑफ कंपाउंड, सपोज उसमें मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है, मिक्सचर ऑफ A, B एंड C, इन तीन का मिक्सचर है। अब A की जो टेंडेंसी है, एड्सॉर्बिंग टेंडेंसी, वो ज्यादा है B से, और B की ज्यादा है C से, ठीक है। एड्सॉर्बिंग टेंडेंसी, एड्सॉर्प्शन किसका ज्यादा है, A का ज्यादा है B से, और B का ज्यादा है C से। तो क्या होगा, अब जब वो फेज डाउनवर्ड अंडर ग्रेविटी फोर्स डाउनवर्ड मूव करेगा, तो अलग अलग जगह बैंड बनेंगे। जैसे मैं इंडिकेट करता हूं, चलिए A को मैं रेड कलर से इंडिकेट कर देता हूं, और B को मैं ब्लू कलर से, और C को मैं नॉर्मल अपना ब्लैक कलर से रहने देता हूं। तो जो A जिसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी सबसे ज्यादा है, तो वो सपोज यहां पर एक बैंड बना लेगा, ठीक है। ये एक बैंड बन गया, ये A कंपाउंड का बैंड है। किसका बैंड है, A का। लेकिन उसके बाद B की कैपेसिटी दूसरे नंबर पर B है, तो उसके नीचे दूसरा बैंड बना लेगा। ये किसका बैंड हो गया, B का, क्योंकि उसकी कैपेसिटी A से कम है। इसी तरह थर्ड कंपाउंड जब आएगा, तीसरा कंपाउंड, वो उसके थोड़ा नीचे यहां पर अपना एक, क्योंकि उसका मूवमेंट ज्यादा हुआ, क्योंकि उसकी एड्सॉर्बेंस कैपेसिटी क्या थी, कम थी, टेंडेंसी क्या थी, कम थी। तो ये कंपाउंड C का। अब क्या होगा, इसके ऊपर भी हम अपना जो कॉटन है, वो कॉटन यहां पर, वुल यहां पर डाल देंगे, क्योंकि ऊपर से हमें क्या करना है, मोबाइल फेज इसमें ऐड करना है। और मोबाइल फेज जब हम ऐड करेंगे तो ये सिलिका की लेयर डिस्टर्ब ना हो, इसलिए क्या करेंगे, या कॉटन या ग्लास वुल उस ऊपर से भी उसमें फिल कर देंगे थोड़ा सा। इसके बाद क्या करेंगे, हम अपना स्टेशन मोबाइल फेज इसके अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। मोबाइल फेज को मैं यहां पर ऐसे दिखा देता हूं। ये अब मोबाइल फेज जब हम ऐड करेंगे ऊपर से, तो अंडर ग्रेविटी ये क्या होगा, नीचे परकोलेट होगा। जब ये नीचे की तरफ परकोलेट होगा, इसका मूवमेंट नीचे की तरफ होगा,
तो ये जो सबसे ज्यादा बाइंडिंग कैपेसिटी किसकी है? ए की। तो वो सबसे ऊपर है, वो उसका मूवमेंट कम होगा, और सी की बाइंडिंग कैपेसिटी सबसे कम है तो उसका मूवमेंट ज्यादा होगा। तो ऐसे स्लोली ये बैंड सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। जब ये बैंड सेपरेट होंगे तो सबसे पहले जिसका एड्सॉर्बिंग कैपेसिटी कम है, एड्सॉर्बिंग टेंडेंसी कम है, वो कंपाउंड क्या होगा? सबसे पहले आपके कॉलम से बाहर आएगा, तो वो सेपरेट हो जाएगा। उसके बाद कौन सा आएगा? बी, जिसकी एड्सॉर्बिंग कैपेसिटी सी से ज्यादा थी, उसका मूवमेंट उससे कंपैरेटिवली कम होगा और सबसे कम मूवमेंट होगा ए का। सबसे लास्ट में कौन सा बाहर आएगा? ए कंपाउंड बाहर आएगा। अब ऐसा नहीं कि आपने इनिशियली हेक्सेन ऐड किया तो हेक्सेन ही चलाया जा रहा है, तो वो भी आ जाएगा, ए भी आ जाएगा, बी भी आ जाएगा और सी भी आ जाएगा स्लोली टाइम के साथ। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो आपको मोबाइल फेज यूज करना है वो डिफरेंट ग्रेडियंट आपको चेंज करना है, उसके साथ में डिफरेंट ग्रेडियंट यूज करना है। अगर सी की सॉल्युबिलिटी 5% इथाइल एस्टेट इन हेक्सेन मींस 100 ml में 5 ml इथाइल एस्टेट और 95 ml हेक्सेन है, और इसकी सॉल्युबिलिटी इसमें ज्यादा है तो इसका मूवमेंट इसमें ज्यादा होगा, ये फ्लो करेगा। लेकिन इनकी सॉल्युबिलिटी जो ऊपर बाइंड हुए हैं उनकी सॉल्युबिलिटी 5% में कम होगी, कम मूव करेगा। तो ग्रेजुअली हम 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9, 10, 11, 12, 13, 15 ऐसे हम जाएंगे। तो आपको हो सकता है ये 5% में इल्यूट हो जाए। इस पूरे फिनोमिनन को, जो कॉलम से कंपाउंड बाहर आ रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मोबाइल फेज, ठीक है, मोबाइल फेज, इस पूरे फिनोमेनन को हम क्या कहते हैं? इल्यूशन। इस पूरे फिनोमेनन को हम क्या कहते हैं? इल्यूशन। और मोबाइल फेज को हम क्या बोलते हैं? अपना जिस भी ग्रेडियंट को हम यूज कर रहे हैं वो इल्यूएंट। तो कितने परसेंट में बाहर आया? इतने 5% में सपोज ये बाहर आया, लेकिन हो सकता है आपका बी कंपाउंड वो 7% में या 8% में बाहर आए, इथाइल एस्टेट हेक्सेन। ए आपका और ज्यादा 10 to 15 मींस 12-13% के आसपास बाहर आए। तो वो अलग अलग पोलैरिटी पे, अलग अलग ग्रेडियंट पे बाहर आएगा। तो इस फिनोमेनन को हम क्या बोलते हैं? इल्यूशन। और इस पूरी टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ये एक मेथोडोलॉजी हुई कि आपने लिक्विड लोडिंग की। लेकिन कुछ कंपाउंड जिनकी हम लिक्विड लोडिंग नहीं कर सकते उनको हम पहले ही क्या करते हैं? हमने कॉलम में अपने सिलिका पैक की है या एल्यूमिना पैक के जो, या मैग्नीशियम ऑक्साइड जो भी हम पैक कर रहे हैं, उसी को सपोज आपका जो क्रूड मटेरियल है या मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स है उसकी क्वांटिटी मान लीजिए 1 ग्राम है, तो 1 ग्राम कंपाउंड को एड्सॉर्ब करने के लिए उससे 3 टाइम्स आपका सॉलिड स्टेशनरी फेज आप ले लीजिए। 3 टाइम्स 1 ग्राम है तो 3 ग्राम उसमें कंपाउंड को डिसॉल्व कर लीजिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, और सिलिका उसमें या एल्यूमिना उसमें ऐड कर दीजिए। कितना? 3 ग्राम। और उसको ड्राई कर दीजिए अंडर हॉट एयर या अंडर रोटेटरी इवोपरेशन उसको ड्राई कर दीजिए। तो वो सिलिका की सरफेस पर पूरा कंपाउंड आपका एड्सॉर्ब हो जाएगा। लेकिन वही एड्सॉर्प्शन फिनोमेनन क्या होगा? सेपरेट हो, हर कंपाउंड के लिए अलग अलग होगा, किसी का ज्यादा किसी का कम। तो निकलेगा ऐसे ही, इसी टेक्निक से ही बाहर आएगा कंपाउंड, ठीक है। पहले एक आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा। ऐसे नहीं कि तीनों एक साथ आ जाएंगे या एक ही सिंगल ग्रेडियंट चलाने पर आपके तीनों कंपाउंड इल्यूट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको अलग अलग ग्रेडियंट चलाना होगा। टाइम विद द टाइम आपके अलग अलग कंपाउंड बाहर आएंगे कॉलम से, और इस टेक्निक को हम क्या कहेंगे? कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। इसको क्या कि एक कॉलम का यूज हो रहा है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है याद रखने वाली, कि जो आपका जैसे आपने सिलिका पर एड्सॉर्ब कराया तो उसको हम बोलते हैं स्लरी बेड। और जो हमारा ये स्टेशनरी फेज, इसको हम स्टेशनरी बेड या सिलिका बेड या जो भी आप यूज कर रहे हैं सिलिका बेड, इन दोनों का जो रेशो है वो इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपको याद रखना है। इनका रेशो 1:10 होना चाहिए, ठीक है। 1:10 होना चाहिए इनका रेशो। यानी कि अगर आपका 10 इंच का सिलिका बेड होगा या स्टेशनरी फेज का बेड होगा तो 1 इंच से ज्यादा आपका स्लरी बेड नहीं होना चाहिए। जिस पर आपने कंपाउंड एड्सॉर्ब किया है उसका बेड 1 इंच से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तभी आपको परफेक्ट सेपरेशन मिलेगा विद द ग्रेडियंट। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है समझने की। देन इसके बाद आपको कॉलम क्रोमेटोग्राफी आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी।
ये भी कॉलम क्रोमेटोग्राफी के जैसा ही है। अब यहां पर इसका नेक्स्ट पार्ट है बी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें क्या होता है कि आपकी एक ग्लास प्लेट रहेगी आपकी, ठीक है। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का एक ही यूज नहीं है, दो यूज है। एक आपकी एल्यूमिनियम की प्लेट रहती है, एक आपकी ग्लास की प्लेट रहती है। तो मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये ग्लास प्लेट है। इसके ऊपर क्या होता है, जो आपका स्टेशनरी फेज है वो उसकी एक लेयर कोट रहती है इसके ऊपर, ठीक है। कौन सी लेयर कोट रहती है? स्टेशनरी फेज की 0.2 mm मैं बोलता हूं सिलिका जेल की कोटिंग है इसके ऊपर, ठीक है। सिलिका जेल की कोटिंग है इसके ऊपर। तो वही आपका स्टेशनरी फेज होगा। इसमें क्या करेंगे आप अपने कंपाउंड को डिसॉल्व करेंगे और इस पर जो आपकी लोडिंग, याद रखिएगा कि वहां कॉलम क्रोमेटोग्राफी में हम कितनी भी क्वांटिटी का डिपेंड करता है, कॉलम का साइज लेकर हम कर सकते हैं, लेकिन यहां पर क्वांटिटी फिक्स है। यहां पर आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक 20 mm बाई 20 mm की प्लेट पर आप 1 ग्राम लोड कर दें, नहीं। 20 mm बाई 20 mm की प्लेट जिसकी थिकनेस सिर्फ क्या है 0.2 mm है, उस पर आप 25 मिलीग्राम से लेकर मैक्सिमम 70-80 मिलीग्राम तक कंपाउंड लोड कर सकते हैं। तो क्या करते हैं हम इसमें, यहां पर कैपिलरी की हेल्प से यहां पर एक अपना लाइन बनाएंगे, एक स्पॉट यहां रखेंगे, ठीक है, और यहां पर स्पॉटिंग करेंगे और ऐसे स्पॉटिंग कैपिलरी की हेल्प से करते चले जाएंगे। क्लोज स्पॉटिंग, क्लोज स्पॉटिंग, अपने कंपाउंड को डिसॉल्व करके क्लोज स्पॉटिंग करते चले जाएंगे, ठीक है। क्लोज स्पॉटिंग इस तरह करेंगे कि वो एक लाइन बने, ठीक है, वो एक लाइन बन जाए और एक स्पॉट रखेंगे हम अपना सेपरेट रेफरेंस के लिए। तो क्या करेंगे, अब चूंकि मैंने बताया कि एड्सॉर्बिंग टेंडेंसी हर कंपाउंड की अलग अलग होती है, अलग अलग रहती है, तो यहां पर भी मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है। तो जब एड्सॉर्बिंग टेंडेंसी अलग अलग है, तो जो कंपाउंड ज्यादा एड्सॉर्ब होगा सिलिका पर, सिलिका उसे होल्ड करके रखेगी, सॉलिड जो आपका स्टेशनरी फेज है वो उसे होल्ड करके रखेगा। तो अब क्या करेंगे, इस प्लेट को लोड करने के बाद इसको ड्राई करेंगे, क्योंकि इसमें सॉल्वेंट आपने सॉल्वेंट के साथ कंपाउंड एब्सॉर्ब कराया है, उसको ड्राई करेंगे हॉट एयर गन से, हॉट एयर की प्रेजेंस पर ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद इसको एक मोबाइल फेज हम अपना प्रिपेयर करेंगे, जैसे हम सब 10%, 15%, 30% लाइक दैट इथाइल एस्टेट हेक्सेन या मिथेनॉल डीसीएम, एसीटोन डीसीएम, इथाइल एस्टेट डीसीएम या एसीटोन हेक्सेन का एक सॉल्वेंट फेज हम रेडी करेंगे और एक कंटेनर के अंदर, और उस कंटेनर के अंदर अपनी ये प्लेट रख देंगे और उसको क्लोज कर देंगे कंटेनर को। तो ग्रेजुअली क्या होगा, जब ये सॉल्वेंट के अंदर डिप होगी, मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं ताकि आपको लिख के मैं बता सकूं। ये हमने एक कंटेनर के अंदर इसको क्या किया, ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर हमने इसको क्या कर दिया, डिप कर दिया, और इस कंटेनर को हमने ऊपर से क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है, ठीक है, क्लोज कंटेनर के अंदर। इसमें क्या रहेगा, आपका जो सॉल्वेंट फेज है वो यहां तक रहेगा, ठीक है, ये आपका सॉल्वेंट फेज है। तो ग्रेजुअली और स्लोली ये जो सॉल्वेंट है ये कैपिलरी एक्शंस के थ्रू क्या होगा, सिलिका की लेयर में ऊपर मूव करेगा। जब ये मूव करेगा तो ये मूव करेगा और अपने साथ इस लेयर को, सपोज एक कंपाउंड में मैं रेड ब्लैक कलर से शो करता हूं, एक मूव करेगा तो ये यहां पर एक कंपाउंड ले आया अपने साथ में, एक बैंड जब मूव किया, और दूसरा बैंड ये रेफरेंस के लिए एक स्पॉट हो गया, और दूसरा बैंड मैं ब्लू कलर से करता हूं, ये यहां पर उसने दूसरे कंपाउंड को लेके आ गया, ये रेफरेंस का पॉइंट, ठीक है।
और हम नॉर्मली इसको जो सॉल्वेंट फ्रंट रहेगा वो यहां तक थोड़ा सा नीचे तक रहेगा, पूरा ऊपर तक नहीं रहेगा। जब ये मूवमेंट हो गया और ये दोनों कंपाउंड आपके, एक यहां पर है और एक यहां पर है, दोनों कंपाउंड आपके सेपरेट हो गए, आप इस प्लेट को बाहर निकालेंगे, ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद क्या करेंगे कि बेस से, अब ये मूवमेंट जो हुआ कंपाउंड का, ये बेस से कितना मूव किया उसको हम बोलते हैं आरएफ वैल्यू। क्या बोलते हैं? आरएफ वैल्यू मींस रिटेंशन फैक्टर। आर का मतलब रिटेंशन, एफ का मतलब फैक्टर। कॉलम में हम बात कर रहे थे रिटेंशन टाइम, यहां पर रिटेंशन फैक्टर। अब आरएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं कि इसकी आरएफ क्या है और इसकी आरएफ, दोनों की आरएफ क्या होगी, अलग अलग होगी। आरएफ को ऐसे डिनोट करते हैं। तो रिटेंशन फैक्टर जो रहेगा इसके लिए, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? डिस्टेंस traveled by spot from baseline divided by distance traveled by मोबाइल फेज। अब मोबाइल फेज तो आपका कहां तक गया है? यहां तक गया है। ये तो मोबाइल फेज की डिस्टेंस है, ठीक है। और ये मान लीजिए स्पॉट 1 और ये आपका हो गया स्पॉट 2। तो दोनों की अब क्या करेंगे, स्केल लेंगे और यहां से बेस लाइन से, बेस लाइन कौन सी है जहां हमने स्पॉटिंग की थी, वो बेस लाइन है, वहां से मेजर कर लेंगे कि इसकी डिस्टेंस कितनी है और इसकी डिस्टेंस कितनी है। ऐसे इसकी बेस लाइन से डिस्टेंस कितनी है और इसकी कितनी है, उसको इसके स्पॉट 1 स्पॉट 2 की डिस्टेंस को ऊपर रखेंगे और नीचे इसकी सॉल्वेंट फेज की डिस्टेंस को, मोबाइल फेज की डिस्टेंस को रखेंगे और जो वैल्यू आएगी वो आपकी क्या होगी, स्पॉट 1 और स्पॉट 2 की आरएफ वैल्यू होगी। रिटेंशन फैक्टर निकल जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका हो गया ग्लास प्लेट की के लिए थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। क्योंकि थिन लेयर में आपको क्रोमेटोग्राफी कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। आप क्या करेंगे, यहां से इतना पार्ट स्क्रैच कर लेंगे, इसको दूसरे पार्ट को स्क्रैच कर लेंगे, दो अलग अलग कंटेनर के अंदर लेंगे, सॉल्वेंट डालेंगे जिसमें आपका कंपाउंड सॉल्युबल हो, सिलिका सॉल्युबल ना हो, और उसको डिसॉल्व करके फिल्टर कर देंगे। सिलिका ऊपर रह जाएगी और मदर लिकर में जो नीचे फिल्ट्रेट आएगा उसमें आपका कंपाउंड आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसमें प्योरिफिकेशन कर लेते हैं। तो ये प्योरिफिकेशन टेक्निक है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। अब प्योरिफिकेशन टेक्निक तक ही है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी से लिमिटेड नहीं है। इसके अलावा जब मैंने बात की थी एक एल्यूमिनियम की प्लेट पे भी आपकी सिलिका की लेयर एब्जॉर्ब कर, सिलिका की लेयर एक डालकर देते हैं, वो भी एक थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है। वो क्या होता है, मॉनिटरिंग ऑफ रिएक्शन। हम कोई रिएक्शन कर रहे हैं तो हम विजुअलाइजिंग फेज कुछ आप जैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी में देखेंगे विजुअलाइजिंग फेज हम स्प्रे करते हैं, लेकिन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में नॉर्मली हम यूवी चैम्बर को यूज करते हैं, यूवी लाइट को विजुअलाइजिंग फेज की तरह यूज करते हैं। यूवी में ये क्रोमेटोग्राम दिखता है, क्रोमोफोर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर होते हैं, वो यूवी को एब्जॉर्ब करते हैं और ब्लूइश कलर के या शाइनिंग ब्लूइश कलर के रिप्रेजेंट होते हैं, दिखाई देते हैं। तो उसको हम बोलते हैं आपका ये थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो अपनी रिएक्शन को मॉनिटर करने के लिए सपोज हमने कोई स्टार्टिंग मटेरियल, कोई कंपाउंड लेके किसी रिएजेंट के साथ उसकी रिएक्शन कराई, तो जो हमारा प्रोडक्ट बना उसकी आरएफ वैल्यू डिफरेंट होगी। तो हम टीएलसी पर, एल्यूमिनियम की प्लेट उसके लिए हम यूज करते हैं, हम टीएलसी पर देखते हैं कि जो हमने लिया था वो कंज्यूम हुआ या नहीं हुआ, हुआ तो कितना हुआ, नहीं हुआ तो क्यों, कितना बचा है। जब तक कंज्यूम नहीं होता, मॉनिटरिंग के लिए भी हम छोटी छोटी टीएलसी प्लेट कट करके एल्यूमिनियम की प्लेट वहां पर मॉनिटरिंग के लिए भी हम उसको यूज करते हैं। सिर्फ प्यूरिफिकेशन टेक्निक के लिए ही नहीं, रिएक्शन मॉनिटरिंग के लिए भी आपकी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी यूज होती है, ठीक है। नेक्स्ट, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के बाद अब इसमें एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी आपका पूरा हो गया। इसके बाद जो मैंने सेकंड पार्ट बताया था एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी के बाद, वो था हमारा पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। अब पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी को आप ऐसे समझ लीजिए पेपर क्रोमेटोग्राफी है। इसमें मैं सिर्फ पेपर क्रोमेटोग्राफी आपको बताऊंगा। इसमें जीसीएमएस आपका गैस क्रोमेटोग्राफी और एचपीएलसी भी आता है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, लेकिन वो हायर क्लासेस में पढ़ा जाएगा। यहां सिर्फ आप पेपर क्रोमेटोग्राफी को पढ़िए, समझिए। इसमें मैं कुछ लिखने नहीं जा रहा हूं, आपको सिर्फ समझा देता हूं।
जैसे अभी मैंने थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के बारे में बताया, उसी तरह एक क्रोमेटोग्राफिक पेपर रहता है उसमें। तो पेपर के ऊपर हम वैसे ही जैसे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में हमने स्पॉटिंग की, तो पेपर की एक स्ट्रिप कट करते हैं। ये पेपर की एक स्ट्रिप है, इस पे नीचे एक क्या बना लेंगे, बेस लाइन बना लेंगे और यहां पर स्पॉटिंग करेंगे। ठीक है, अलग अलग कंपाउंड की या मिक्सचर ऑफ कंपाउंड की स्पॉटिंग करेंगे और उसको वैसे ही एक कंटेनर, क्लोज कंटेनर के अंदर इसको होल्ड कर देंगे और होल्ड करने के बाद इसमें ये सॉल्वेंट फेज के अंदर इसको रख देंगे। तो क्या होगा, ये सॉल्वेंट फेज जो है, ये मोबाइल फेज कैपिलरी एक्शन से स्लोली ऊपर जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा, सपोज यहां सॉल्वेंट फ्रंट तक जाएगा, तो ये स्पॉट, एक स्पॉट मान लीजिए यहां आया, एक स्पॉट यहां आया और एक स्पॉट यहां आया। ठीक है, ये स्पॉट जब आए, इनको देखने के लिए क्या करेंगे, विजुअलाइजिंग फेज एक रहेगा हमारा। विजुअलाइजिंग फेज को, इस स्ट्रिप को हम ड्राई करेंगे पहले, ड्राई करने के बाद विजुअलाइजिंग फेज उस पर स्प्रे करेंगे, तो ये स्पॉट विजिबल हो जाएंगे, दिखेंगे। या फिर यूवी चैम्बर के अंदर लगाकर इस स्ट्रिप को हम चेक कर सकते हैं कि कहां पर हमारा स्पॉट है। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी जस्ट लाइक थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ये थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की तरह ही है। सेपरेशन हम इसमें अलग अलग कंपाउंड का देख सकते हैं। तो इसके साथ ही जो आज का आपका प्यूरिफिकेशन टेक्निक का यूनिट है वो खत्म हो गया है। होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।